अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अच्छा बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर, बायो एनर्जेटिक्स। और बहुत इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये। इसमें आपको ना फोटोसिंथेसिस की बहुत ज़्यादा डिटेल समझने को मिलेगी। जो 9th में आपने पढ़ी थी ना, उससे कहीं ज़्यादा डिटेल अब आप समझेंगे बायो एनर्जेटिक्स क्या होती है। और दो चीज़ें हमने पढ़नी है, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है। अगर हम इस चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। 11 चैप्टर, इसका पेयर बनेगा 5 चैप्टर के साथ। तो 5 आपको आता है, 11 आप पढ़ लें, आपका लॉन्ग क्वेश्चन का एक पेयर भी पूरा हो जाएगा। बाकी शॉर्ट भी इसमें से आएंगे, एमसीक्यूज भी आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट बायो एनर्जेटिक्स। बच्चों, बायो एनर्जेटिक्स क्या है? बायो का मतलब होता है जानदार, यानी कि लाइफ, ठीक है। एनर्जेटिक्स आपको पता है एनर्जी को कहते हैं, एनर्जी रिलेशनशिप। अब बायो एनर्जेटिक्स क्या बन गया, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया कि डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स। हम कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मिकदारी स्टडी आपने करनी है एनर्जी के रिलेशनशिप्स की, एनर्जी के ताल्लुक की, एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंजेस, एनर्जी की चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के अंदर जो एनर्जी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होती है, आपने ये सीखना है। पहले माइंड के अंदर एक स्केच क्रिएट करें। देखो बच्चों, तमाम के तमाम जो हमारी लाइफ है ना, जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, इवन हम सनलाइट पे चलते हैं। आप कहेंगे सर जी हम तो सनलाइट पे नहीं चलते, सनलाइट तो सिर्फ पौधे यूज़ करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं बच्चे, हम भी सनलाइट पे चलते हैं। अगर सनलाइट ना हो तो हम भी नहीं हो। क्यों? अब सुने। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट जो है, इसमें एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी। सूरज में जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। इसको पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट और कुछ एल्जी, बल्कि सारे एल्जी और पौधे और कुछ बैक्टीरिया, वो एब्जॉर्ब करते हैं इस लाइट को। कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी। और इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में। तो देखो एनर्जी का रिलेशनशिप आ गया कि सोलर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी। वो जो सूरज के पास एनर्जी है, उस एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं। और केमिकल एनर्जी से मुराद है ये CH बॉन्ड वाली एनर्जी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। आप पढ़ चुके हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी वाला है वो CH बॉन्ड है। सो CH बॉन्ड के अंदर यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ली जाती है कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी। एनर्जी की चेंज आई। अच्छा, अब वो जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। अब क्या होगा, उस केमिकल एनर्जी को पौधा खुद भी यूज़ करेगा और पौधे को कोई एनिमल खाएगा तो उस एनिमल के पास भी एनर्जी आएगी। यूँ एनर्जी का एक ताल्लुक बन गया। एनर्जी एक हालत से दूसरी में कन्वर्ट होती रहती है। इवन हमारे अंदर भी कन्वर्ट होती है। देखो बच्चों, आपके पास एक रोटी है, उस रोटी में एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। आपने उसको खाना है, आपकी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करेगी, एनर्जी निकाल लेगी। अब वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी निकल आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। उसको आप कुछ को फ़ौरन यूज़ करेंगे, कुछ से आप ATP बना लेंगे। ATP आपकी बॉडी में स्टोर रहती है, वो स्टोर्ड एनर्जी। तो यानी एनर्जी एक हालत से दूसरी में तब्दील होती रहती है। जानदारों के अंदर होता ही रहता है ये काम। तो मैंने लिखा है एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। हर जानदार को, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो इंसान है, नीड एनर्जी। सनलाइट इज मेन एनर्जी। सनलाइट मेन एनर्जी सनलाइट ही है। देखो बच्चों, जैसे ये सन है, पत्ते पे इसकी लाइट पड़ी। अब पत्ते ने क्या किया, पत्ते के अंदर ना एक छोटी सी फैक्ट्री होती है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हो इसको बोलते हो क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में ये एबिलिटी होती है कि ये उस एनर्जी को कैप्चर कर सकता है, हम नहीं एनर्जी को कैप्चर कर सकते।
अगर हमारे अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होते फिर तो हम सुबह उठते, आराम से धूप में जाके यूं खड़े हो जाते, हम पे धूप पड़ती और हमारे अंदर एनर्जी आ जाती। लेकिन हम बच्चों धूप पे चार्ज नहीं होते क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो ये एबिलिटी अल्लाह ने सिर्फ या पौधे को दी है या अल्लाह ने ये एलजी को एबिलिटी दी है और कुछ बैक्टीरिया को दी है कि वो उस एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं। और कैप्चर करने के लिए ये छोटी सी फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री? क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे एक बात और भी जहन में रखिए, दुनिया का कोई एक भी जानदार ऐसा नहीं है जो सनलाइट को भी डायरेक्ट इस्तेमाल करे। पौधा डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता ना, पौधा उसको कन्वर्ट कर सकता है, उस सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकता है? ग्लूकोज में। उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डायरेक्टली पौधा भी यूज़ नहीं करता। यानी कि ये नहीं कि पौधा धूप में खड़ा रहे, करे कुछ ना, एनर्जी उसको मिलती रहे, नहीं भाई, ऐसा कोई एक भी जानदार नहीं करता। सो नो वन कैन यूज़ डायरेक्टली सनलाइट बट प्लांट हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी दैट वी एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़। यानी अगर प्लांट ये प्रोसेस ना करे तो अब देखिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, इसको एनिमल ने खाया, एनिमल में भी एनर्जी आएगी। यानी हम सारी जो बाकी जानदार है, एनिमल्स है, ये प्लांट पे डिपेंडेंट है। अगर प्लांट सनलाइट को फिक्स ना करें तो एनिमल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। सो मतलब स्टार्ट में मैंने यही कहा था कि सारी लाइफ फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती है, प्लांट डायरेक्टली और बाकी एनिमल्स सारे इनडायरेक्टली, यानी उनको बनी बनाई खुराक प्लांट से मिल जाती है। उसके बाद नो वन कैन यूज़ लाइट डायरेक्टली, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा तो बच्चे फोटोसिंथेसिस के बाद एक प्रोसेस और है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या? रेस्पिरेशन। प्लांट तो करते हैं फोटोसिंथेसिस, वहाँ अपनी एनर्जी बना लेते हैं, एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कौन कौन करते हैं सुन लीजिए। फोटोसिंथेसिस बच्चे करते हैं वो जानदार जिनमें क्लोरोफिल हो, पिगमेंट चाहिए। लाइट को फिक्स करने के लिए आपको क्या चाहिए? पिगमेंट। तो प्लांट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट के अलावा बच्चे कौन कर सकते हैं? सारे के सारे एल्गी कर सकते हैं। एंड एक थर्ड चीज़ है दैट आर कॉल्ड सियानोबैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया का ग्रुप है सियानोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी कर सकते हैं। तो सिर्फ 3 ये ग्रुप है जानदारों के जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट को कैप्चर करने वाला पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। तो अब मैं बात करता हूँ रेस्पिरेशन की। पौधा भी उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, बाद में पौधा उसी ग्लूकोज को ही खुद भी यूज़ करता है। पौधे के अंदर भी रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो रेस्पिरेशन क्या है? मैंने लिखा है आफ्टर फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है आपको पता है ऑक्सीजन पैदा होती है, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट एंड रेस्पिरेशन इवॉल्व्ड। फिर रेस्पिरेशन का आगाज़ हुआ। पहले माहौल में ऑक्सीजन नहीं थी हुआ करती, जब पौधों ने, जब एल्गी ने रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस शुरू की तो ऑक्सीजन जमा होना शुरू हुई। फिर बाद के अंदर एरोबिक जानदार पैदा हुए। पहले सारे एरोबिक जानदार होते थे जो ऑक्सीजन यूज़ नहीं थे करते। अब रेस्पिरेशन का आगाज़ हुआ। रेस्पिरेशन को अगर आप देखें, ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, ये एनर्जी रिलीजिंग है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो है ये एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है, कैप्चर करके ग्लूकोज बनाना, और रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज करने वाला प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन इज रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड में से एनर्जी को रिलीज करना। यहाँ पे मैं आपको रेस्पिरेशन की इक्वेशन भी बताता हूँ बच्चों। रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है, लाइक इट इज़ अ ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, हमारे सेल्स में भी ये होता है, प्लांट में भी O2, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस वाटर प्लस ATP, यानी 7 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाते हैं। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, 6 CO2, 6 H2O, ATP, यानी कि तमाम के तमाम जानदार ये काम करते हैं। रेस्पिरेशन हर एक जानदार करता है, फोटोसिंथेसिस हर एक नहीं करता। अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है एनर्जी पुअर कंपाउंड्स, जो एनर्जी पुअर कंपाउंड है जिनमें एनर्जी नहीं है, लाइक CO2। बेटा एनर्जी होने के लिए ज़रूरी है किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हो। अब देखिए CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एनर्जी पुअर कंपाउंड है। और दूसरा H2O, अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है,
हाइड्रोजन और कार्बन नहीं है, तो इनको आप रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है ऐड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करना है टू फॉर्म ग्लूकोज। ये है किसकी डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस की। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, साथ ये भी आपने लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस की अगर आप इक्वेशन देखें 6 CO2 कितने मॉलिक्यूल वाटर के चाहिए 6, 12 CO2 के 6 एंड वाटर के कितने चाहिए 12 एंड साथ ये क्या है सनलाइट, और साथ आपको चाहिए क्लोरोफिल भी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोरोफिल। इसकी मौजूदगी में क्या बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2। 6O2 क्या है, ऑक्सीजन पैदा होती है, ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है माहौल में, और साथ 6H2O। अगर आप इक्वेशन पे गौर करें आपको समझ आएगा कि 12 मॉलिक्यूल वाटर के यूज़ हुए, 6 अगेन बन गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको 12 रुपीज़ दूँ, 6 आपसे दोबारा वापस ले लूँ 6 रुपीज़, अब आपके पास कितने हैं 6, तो ऐसे ही है कि 12 यूज़ हुए 6 अगेन प्रोड्यूस हो गए। ये मुकम्मल इक्वेशन है, ये कंप्लीट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। वाटर यूज़ भी होता है एंड देन प्रोड्यूस भी होता है, लेकिन यूज़ ज़्यादा होता है। 6 मॉलिक्यूल यानी ओवरऑल यूज़ कितने हुए 6। तो आप इक्वेशन को शॉर्ट करके कभी कभी यूँ लिख देते हैं कि 6 CO2 प्लस 6 H2O सनलाइट, और साथ यहाँ पे बच्चों क्लोरोफिल एंड ग्लूकोज एंड देन 6O2। आपको H2O लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपने इधर पहले ही 6 लिखा है। तो ये है बच्चों फोटोसिंथेसिस। अब थोड़ा सा मैं आपको ATP के बारे में भी बताता हूँ। ATP एक लिंक का नाम है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जब जानदार रेस्पिरेशन करते हैं वो क्या है, दिस इज़ अ कैटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, तोड़ने का प्रोसेस है, जिसमें आप बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं। अगर तोड़ा जाए छोटे मॉलिक्यूल में दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन में क्या करते हैं कैटाबॉलिज्म, और फोटोसिंथेसिस में स्मॉलर मॉलिक्यूल को जोड़कर लार्जर बनाया जाता है, दैट इज एनाबॉलिज्म। अब देखिए फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, इससे हमने बनाया ग्लूकोज, एनाबॉलिज्म हुआ, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, कैटाबॉलिज्म हुआ, और साथ ATP बना। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म में और एनाबॉलिज्म में लिंक है ATP। तमाम जानदार इसको यूज़ करते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का। इसमें हमने सीखा कि जानदार सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सिर्फ हमारा आज के लेक्चर का इंट्रोडक्शन था, कल हम लोग बाकी तफसील से पढ़ेंगे। लेक्चर कंप्लीट हुआ, अल्लाह हाफिज़।